जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय से स्रावित नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय से स्रावित नहीं होता, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए, राइट आंसर बता दीजिए इसका। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वैसोप्रोसिन। बाकी इंसुलिन, ग्लूकेगान और सोमेटोस्टेसिन, ये तीनों हार्मोन्स आपके अग्नाशय से स्रावित होते हैं। अग्नाशय से निकलने वाले प्रमुख हार्मोन्स हैं इंसुलिन, ग्लूकेगान और सोमेटोस्टेसिन। जबकि वैसोप्रोसिन, जिसे एडीएच भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, ना कि अग्नाशय से। वैसोप्रेसिन, जिसे एंटीड्यूरेटिक हार्मोन्स भी कहते हैं, यह हाइपोथैलेमस में बनता है और पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे के भाग में स्रावित होता है। यह शरीर में पानी के संतुलन को नियंत्रित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होती है, क्योंकि प्रकाश किरणें व्यक्ति के सिर और पैरों से दर्पण के बीच के हिस्से पर पड़ती है, जिससे आधे दर्पण की ऊंचाई में पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मनुष्य की आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाती हैं। मनुष्य की आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाती हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रेटिना पर बनाती हैं। रेटिना आंख के अंदर की परत होती है जहां प्रकाश की किरणें एकत्रित होकर छवि बनाती हैं। रेटिना में फोटोरिएक्टर सेल्स, जो कि रोड्स और कोन्स होते हैं, जो प्रकाश को संजीव संकेतों में परिवर्तित करते हैं। कॉर्निया, आइरिस और पुतली प्रकाश को प्रवेश देने, नियंत्रित करने का कार्य करती हैं, लेकिन प्रतिबिंब छवि रेटिना पर बनती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, जब एक वस्तु पर कार्य किया जाता है परंतु विस्थापन शून्य हो तो कार्य का मान क्या होगा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य होगा। कार्य का सूत्र होता है, यदि कार्य का सूत्र क्या होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यदि विस्थापन 0 हो तो भले ही बल लगाया जाए, यदि वस्तु पर कोई विस्थापन नहीं होगा तो कार्य शून्य माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप दीवार को जोर से धक्का लगा रहे हैं लेकिन वह हिलती नहीं है, बल लगाया गया पर कार्य नहीं हुआ क्योंकि विस्थापन 0 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर किचन ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि इसमें हरित लवक पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, जिसमें सूर्य के प्रकाश की मदद से भोजन का निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ओम है। विद्युत प्रतिरोध का इकाई जो है ओम है। विद्युत प्रतिरोध उस गुण को कहते हैं जो किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इसका मापन ओम में किया जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो वोल्ट जो है या विभवांतर की इकाई है, एम्पियर जो है या विद्युत धारा की इकाई है, और वाट जो दिया हुआ है या विद्युत शक्ति की इकाई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है। किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं बैटरी में। लेड एसिड बैटरी जैसे वाहन की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। यह अम्ल पानी के साथ मिलाकर उपयोग में लाया जाता है और इसे बैटरी एसिड भी कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो ऑप्शन में दिया है HCl पाचन तंत्र में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 उर्वरक और विस्फोटक में प्रयुक्त होता है। एसिटिक अम्ल CH3COOH सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, उसके द्रव्यमान पर।
जड़त्व वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखना चाहती है जब तक कोई बाहरी बल उस पर कार्य न करे। जड़त्व की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, जितना अधिक द्रव्यमान उतना अधिक जड़त्व। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस धातु का प्रयोग मानव शरीर में कृत्रिम अंग बनाने में किया जाता है। किस धातु का प्रयोग मानव शरीर में कृत्रिम अंग बनाने में किया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइटेनियम का प्रयोग होता है। टाइटेनियम एक हल्की, मजबूत और जंग प्रतिरोधी धातु है। यह जैव अनुकूल होती है, यानी यह शरीर के ऊतकों और हड्डियों के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करती। इसका उपयोग जो होता है वह होता है दांतों के इम्प्लांट में, हड्डियों में प्लेट और स्क्रू के रूप में, हृदय में पेसमेकर के हिस्से आदि में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ग्लूकोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ग्लूकोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। रक्तचाप मापने के लिए, शुगर लेवल मापने के लिए, कोलेस्ट्रॉल मापने के लिए, हृदय गति मापने के लिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शुगर लेवल मापने के लिए। ग्लूकोमीटर एक डिजिटल उपकरण होता है जिसका उपयोग रक्त में ग्लूकोज के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से मधुमेह से पीड़ित रोगियों के लिए उपयोगी होता है ताकि वह घर पर ही अपने ब्लड शुगर निगरानी कर सकें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। चोट लगने पर किस प्रोटीन, आपसे पूछा है चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन जो है चोट लगने पर इस प्रोटीन द्वारा रक्त जमता है। फाइब्रिनोजेन एक घुलनशील प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। जब शरीर को चोट लगती है तो यह फाइब्रिनोजेन थ्रोम्बिन एंजाइम की सहायता से फाइब्रिन में बदल जाता है। यह फाइब्रिन जाल बनाता है जो रक्त कोशिकाओं को फंसाकर थक्का बना देता है, जिससे रक्तस्राव बंद हो जाता है। अन्य विकल्प की बात करें तो हिपेरिन जो है यह एक रक्त को ना जमने देने वाला पदार्थ है। सीरम जो है प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन निकालने के बाद जो तरल भाग बचता है वह सीरम होता है, या थक्का बनाने में भाग नहीं लेता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मनुष्य की आंख कितनी परतों से मिलकर बनी होती है। मनुष्य की आंख जो होती है वह कितने परतों से मिलकर बनी होती है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 परतों से। मनुष्य की आंख की संरचना 3 प्रमुख परतों से बनी होती है। बाह्य परत जिसे स्क्लेरा और कार्निया कहते हैं। स्क्लेरा आंख की सबसे मजबूत रक्षक परत होता है। कार्निया पारदर्शी हिस्सा जो सामने की ओर प्रकाश को प्रवेश करने देता है। मध्य परत जो होता है वह कोराइड, आइरिस और सिलियरी बॉडी में होता है। कोराइड एक वाहिकाओं से भरपूर परत है। आइरिस आंख की रंगीन परत जो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है, जबकि सिलियर बॉडी जो है वह लेंस के आकार को नियंत्रित करती है। जबकि आंतरिक परत जो होता है वह रेटिना है, जहां प्रकाश संवेदी परत जैसे जिसमें रोड्स और कोन्स होते हैं जो देखने में सहायक होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। मनुष्य के दांत जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 प्रकार के होते हैं मनुष्य के दांत। मनुष्य के स्थायी दांत परमानेंट टीथ 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो कृंतक जिसे इंसीजर बोलते हैं, या सामने वाले दांत भोजन को काटने के लिए होते हैं। कैनाइन नुकीले दांत भोजन को फाड़ने के लिए होते हैं। पूर्व दाढ़ या प्रीमोलर जो होते हैं चबाने और पीसने के लिए होता है। डाढ़ जिसे मोलर्स बोलते हैं बड़े और मजबूत दांत होते हैं, भोजन को अच्छे से पीसने के लिए होते हैं। वयस्क मानव के कुल 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे। इनमें ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है। पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, कार्टियोनॉइड के कारण होता है। कार्टियोनॉइड ऐसे रंग द्रव्य होते हैं जो पत्तियों, फलों और फूलों में पीला और नारंगी और लाल रंग प्रदान करते हैं। पत्तियों में जब क्लोरोफिल हरा रंग नष्ट हो जाता है जैसे शरद ऋतु में, तब कार्टियोनॉइड्स का रंग स्पष्ट दिखाई देने लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मृदा लवणता किसके द्वारा मापी जाती है। मृदा लवणता जो है वह किसके द्वारा मापी जाती है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, चालकता मीटर के द्वारा मृदा लवणता को मापते हैं। मृदा लवणता का अर्थ है मिट्टी में घुलनशील लवणों की उपस्थिति की मात्रा। इसे मापने के लिए चालकता मीटर का उपयोग किया जाता है जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को मापता है। मिट्टी में जितने अधिक लवण होते हैं उसकी चालकता उतनी अधिक होती है। अन्य विकल्पों की बात करें तो हाइग्रोमीटर वायुमंडल में नमी मापने के लिए होता है। साइक्रोमीटर यह भी आश्रयस्थ या व आर्द्र तापमान को मापने के लिए होता है। ऑक्सीनोमीटर जल में घुले ऑक्सीजन की मात्रा मापता है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है डीएनए के दो तंतुओं को आपस में जोड़ने वाले बंध होते हैं, क्या होते हैं, उनका नाम बता दीजिए। डीएनए के दो तंतुओं को आपस में जोड़ने वाले बंध कौन से होते हैं? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन बंध होते हैं। डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की दोहरी कुंडली डबल हेलिक्स संरचना में दो तंतु होते हैं। ये तंतु नाइट्रोजन क्षारकों के हाइड्रोजन बंधों के माध्यम से जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बंधों का पैटर्न जान लीजिए तो एडेनिन जो है थाइमिन के साथ दो हाइड्रोजन बंध के साथ कनेक्ट होते हैं, जबकि गुआनिन जो है साइटोसिन के साथ तीन हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना को वाटसन और क्रिक ने 1953 में इसको खोजा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबालामिन है। इसकी कमी से एनीमिया और न्यूरोलॉजिकल विकार हो जाते हैं। चलिए कुछ विटामिन और उसके रासायनिक नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपको डेली हम आपको याद करा रहे थे, तो आपको देखिए कितना याद हो गया है तो आप बता दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है वह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मोटर। मोटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर वह यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत चुंबकीय बल पर आधारित होता है। जबकि जो डायनेमो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होता है। मोटर विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, विशेषकर पश कोशिका में, या अर्धपारगम्य होती है और पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। वनस्पति कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक और परत होती है जिसे कोशिका भित्ति सेल वॉल कहते हैं, जो मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। नाभिक झिल्ली केवल नाभिक को घेरती है, न कि पूरी कोशिका को। साइटोप्लाज्म कोशिका का द्रव भाग होता है, न कि दीवार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लाल लुध्र कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल लुध्र कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 120 दिन का होता है। लाल लुध्र कणिकाएं का औसतन जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। इन्हें मुख्यतः अस्थिमज्जा में निर्मित किया जाता है। पुरानी आरबीसी को प्लीहा में नष्ट किया जाता है, जिसे आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है प्लीहा को। ये कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करती हैं, जो हीमोग्लोबिन के माध्यम से संभव होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन शुरू करता है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन शुरू करता है यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पेप्सिन। पेप्सिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पेप्सिन वह पहला एंजाइम है जो मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करता है। यह पेट में सक्रिय होता है और अम्लीय माध्यम HCl की उपस्थिति में काम करता है। यह प्रोटीन के छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। ट्रिप्सिन छोटी आंत में कार्य करता है और प्रोटीन पाचन को आगे बढ़ाता है, लेकिन शुरुआत नहीं करता। लैक्टोज कोई एंजाइम नहीं है जो ऑप्शन में दिया है, यह एक शर्करा है। इसे पचाने वाला एंजाइम लैक्टेस होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा खंड कौन सा है? मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा खंड कौन सा है यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। सरल क्वेश्चन है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। छोटी आंत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। इसकी कुल लंबाई लगभग 6 मीटर यानी कि 20 फीट होती है। या 3 भागों में बटी होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। या मुख्य रूप से पोषक तत्वों का पाचन और अवशोषण करने का कार्य करती है। बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। ग्रास नली केवल भोजन को गले से पेट तक पहुंचाने का कार्य करती है। लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। बाकी अग्राशयी वाहिनी जो दिया ऑप्शन में, या अग्नाशय की एक छोटी नली होती जो एंजाइम को छोटी आंत में छोड़ती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं ये आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन कोशिका द्रव्य कहते हैं।
कोशिका द्रव एक जेली जैसा अर्धद्रव पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच पाया जाता है या कोशिका के सभी अंग को चारों ओर से घेरता है और उनके संचालन का माध्यम होता है। इनमें पानी, लवण, एंजाइम, प्रोटीन और अन्य अणु मौजूद रहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म केवल नाभिक के अंदर पाया जाने वाला तरल होता है। एक्टोप्लाज्म जो ऑप्शन में है अमीबा जैसे जीवों की कोशिका में पाया जाने वाला विशेष बाहरी क्षेत्र है, ना कि सामान्य कोशिकाओं में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है परिसंचरण तंत्र की खोजकर्ता कौन थे। परिसंचरण तंत्र की खोजकर्ता कौन थे ये आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम्स हार्वे। विलियम हार्वे ने 1616 में यह सिद्ध किया कि रक्त पूरे शरीर में धमनियों और शिराओं के माध्यम से संचरित होता है। उन्होंने यह भी बताया कि हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है जो रक्त को संचालित करता है। यह खोज मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र को समझने और क्रांतिकारी सिद्ध हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जो पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचने के लिए लगाती है। जबकि ऑप्शन में दिया घर्षण बल, तो घर्षण बल जो है सतहों के संपर्क से उत्पन्न होता है। चुंबकीय बल जो ऑप्शन में दिया है चुंबकीय क्षेत्र में कार्य करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा पदार्थ मंदक के रूप में प्रयोग होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा पदार्थ मंदक के रूप में प्रयोग होता है वह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारी जल। भारी जल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र है D2O। D2O इसका रासायनिक सूत्र है। न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पाचन क्रिया में अम्लीय वातावरण किस अंग में होता है। पाचन क्रिया में अम्लीय वातावरण किस अंग में होता है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, अमाशय में होता है। अमाशय पाचन तंत्र का वह अंग है जहां अम्लीय वातावरण पाया जाता है, जहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित होता है जो भोजन को पचाने, प्रोटीन को तोड़ने और रोगाणुओं को नष्ट करने में मदद करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कौन सी ग्रंथि शरीर के जल संतुलन को नियंत्रित करती है। अभी यह प्रश्न हम लोग ऊपर पढ़े हैं। कौन सी ग्रंथि है जो शरीर के जल संतुलन को नियंत्रित करती, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, शरीर के अनेक हार्मोन्स का नियंत्रण करती। वह एडीएच या वैसोप्रेसिन का स्त्रवण करती जो शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है। राइबोसोम जो है वह किसका संश्लेषण करता है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की मशीन कहा जाता है या कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डेसिबल। डेसिबल द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापता है। ध्वनि की तीव्रता की मापने की इकाई जो है वह डेसिबल है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। तो ये रहे टॉप 30 साइंस के प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है, बता दीजिए कितना होता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।